अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। और आज की क्लास ऑब्वियसली जो हमारा ऐसे क्रैश कोर्स है उसकी फर्स्ट क्लास है। एक क्लास आज होगी और एक क्लास कल होगी, ठीक है। तो आपको बेसिक्स इसकी बता दूं कि हम पहले डिस्कस करेंगे थ्योरी ऐसे की, कि ऐसे का क्या डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। कौन सा स्टाइल प्रेफरेबल है, ठीक है। आप चूज कौन सा स्टाइल वाला ऐसे करें, मतलब टॉपिक से देख के आपको पता चले कि ये उस स्टाइल वाला ऐसे है, यू स्टाइल वाला ऐसे है, कौन सा स्टाइल आपने चूज करना है, क्या ऐसे का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और क्या उसके बॉडी पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, ठीक है, आउटलाइन कैसे बनानी है, ठीक है। और कैसे वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले हम ये डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिफरेंट एसेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एसेज और आउटलाइंस को डिस्कस करेंगे। और वहाँ से हम ये देखेंगे कि ये जो हमने थ्योरी डिस्कस की कि ऐसे को कैसा होना चाहिए, वो उन एसेज के ऊपर कैसे वो अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। जी, तो सबसे पहले आपके पास जो एग्जाम में डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे ऐसे के, आपने उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये किस स्टाइल वाले ऐसे हैं। क्या ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैं, ठीक है, क्या ये अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस या स्वॉट एनालिसिस वाले ऐसेज हैं, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस वाले ऐसे हैं, ठीक है। या ये जो आपका ऐसे है ये कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन के उस पैटर्न के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। अब इस चीज को आपको थोड़ा समझने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अब फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का ऐसे आया हुआ है कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ये आपका एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे ये है कि आपको दोनों साइड्स को आर्ग्यू करना होता है और फिर आपने अपना एक ओपिनियन देना होता है और फिर आप उसके ऊपर रिकमेंडेशंस देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर एक ऐसे आया हुआ है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ये भी एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है कि आप पहले डिस्कस करेंगे कि जेंडर जो इक्वालिटी है वो किन रीजंस की वजह से वो मिथ है, ठीक है। और फिर आप काउंटर आर्गुमेंट्स देंगे कि किन रीजंस की वजह से जेंडर इक्वालिटी एक मिथ नहीं है, ठीक है। और फिर आप अपना एक ओपिनियन देंगे कि क्या जेंडर इक्वालिटी मिथ है या नहीं है, और फिर उसके बाद 3 रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो सबसे आसान जो मेरे ख्याल से होते हैं वो यही आर्गुमेंटेटिव एसेज होते हैं, ठीक है। और ये चेकलिस्ट मैंने अपने लिए बनाई हुई थी एग्जाम से पहले, कि पहले मुझे अगर इस तरह का ऐसे मिल गया आर्गुमेंटेटिव ऐसे, तो मैं ऐसा ही ऐसे लिखूंगा, इसी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। और इत्तेफाकन अल्लाह का शुक्र है पेपर में ये वाला एक टॉपिक आया हुआ था, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो मुझे नजर आ गया कि ये तो वही ऐसे है जिस तरह आर्गुमेंटेटिव ऐसे मैं प्रेफर करता हूँ, तो मैंने इसी के ऊपर लिख दिया, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है पास हो गया। अब मैं आपको बताता चलूँ कि लेक्चर के दौरान अगर आपको लगे कि कोई चीज़ समझ नहीं आई या पेस ज़्यादा है या कोई और बात, तो आप मैसेज में इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इस तरह से जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है वो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और तरह के हमारे ऐसे टॉपिक्स आए होते हैं, ठीक है, जैसे टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ये आपका एक टॉपिक आया होता है, ठीक है। फिर आर्गुमेंटेटिव ऐसे के बाद सबसे आसान ये वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, कि मतलब आपको डायरेक्ट टॉपिक के अंदर ही आपको हेडिंग्स दी हुई हैं, ठीक है, कि आप एक हेडिंग बनाएंगे अपॉर्चुनिटीज फॉर टूरिज्म इन पाकिस्तान, फिर आप हेडिंग बनाएंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय टूरिज्म इन पाकिस्तान, और फिर आप अपना एक ओपिनियन देंगे और फिर रिकमेंडेशंस। क्लियर कट जो स्ट्रक्चर है
वो आपके टॉपिक के अंदर ही बना हुआ है। यहाँ से बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप किसी गलत तरफ ना चले जाएं। ठीक है, सीधा सीधा आपको बताया हुआ है, आपने उसके ऊपर कैसे लिखना है। इसमें इस तरह के भी आ सकता है, जैसे सोशल मीडिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, या और कोई हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ठीक है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो सेकंड नंबर के ऊपर आप इस तरह के एसेस को प्रेफर करें। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी आसान होगा। ठीक है, फिर अगर इस तरह का कोई आपको नहीं समझ आ रहा, कोई टॉपिक जिसके ऊपर आपको अच्छा आता हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला टॉपिक आया हुआ है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लेकिन इसके ऊपर आपका कोई नॉलेज बैंक नहीं है। ठीक है, और कोई अपॉर्चुनिटी वाले टॉपिक के ऊपर भी आपका नॉलेज बैंक नहीं है, फिर मजबूरन जो तीसरे टाइप वाला टॉपिक है कॉज इफेक्ट सोल्यूशन वाला, आप फिर उसके ऊपर अटेम्प्ट करें। फिर थर्ड सिंपल ये वाला ऐसे होता है, जैसे आ जाता है ऐसे वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, या एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, या इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। इस तरह का ऐसे आ जाए तो आप सिंपली उसकी हेडिंग्स आपकी बन जाती हैं कि आप बनाएंगे कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, फिर इफेक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, और फिर उसके सॉल्यूशंस। तीन रिकमेंडेशंस जो आप लिखते हैं, हर ऐसे में तीन रिकमेंडेशंस आपने लिखनी है। ठीक है, तो वरना फिर इस तरह का आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस स्टाइल के ऊपर जो टॉपिक इस स्टाइल के ऊपर फिट आए, फिर आप उसके ऊपर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लिटरेरी टॉपिक्स होते हैं कि जैसे फ्रेलिटी, दाई नेम इज वुमेन। ठीक है, और इस तरह के टॉपिक्स के आई डिसएग्री विद व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टिल डेथ योर राइट टू से इट। इस तरह के जो लिटरेरी टॉपिक्स होते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप उनको अवॉइड करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया और असल मतलब उसका कोई और हो, और आपके मुताबिक आपने कुछ और समझा, तो आपका जीरो भी आ सकता है ऐसे में, या 10 नंबर 7 नंबर वो लोगों के जब आते हैं वो इस वजह से आते हैं कि वो टॉपिक को गलत समझते हैं। ठीक है, उसको वो सही तरह से समझते ही नहीं है। ठीक है, तो जो लिटरेरी टॉपिक्स होते हैं, जो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि आप गलती कर सकते हैं। उनमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप टॉपिक को गलत इंटरप्रेट कर दें। जो इस तरह के टॉपिक्स हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें आपको पता है एक हेडिंग बनेगी प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक बनेगी कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फिर आप अपना ओपिनियन देंगे कि क्या उसके प्रोज ज्यादा हैं या कौन ज्यादा है, और फिर आप 3 रिकमेंडेशन दे देंगे। ठीक है, तो इससे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, और ऐसे में आप सेफ प्ले करना बहुत बेटर है, क्योंकि अब देखें इस साल हमारी दफा ज्यादातर के बल्कि 90% के मार्क्स 40 आए हैं। जो पास हुआ है 40 के ऊपर ही आया, जिसने बहुत अच्छा लिखा है उसके 42 आए हैं। सिर्फ 2 लोगों के जिन्होंने बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी लिखा है उनके 60 आए हैं। ठीक है, तो इसमें आप बस पास ही कर लें तो यही बहुत है, बाकी स्कोर आप अपने बाकी सब्जेक्ट से उठाएं। इसमें आप सिंपल टॉपिक्स चूज करें, सेफ टॉपिक्स चूज करें। ठीक है, तो आपने इस चेकलिस्ट की बेसिस के ऊपर आपने देखना है कि अच्छा ये वाला आर्गुमेंटेटिव नहीं है, इसको छोड़ दो। आर्गुमेंटेटिव जो आपको मिल जाए पहले आप फिर देखिए उसके ऊपर मेरा नॉलेज बैंक है, मुझे इसके ऊपर आता है। ठीक है, तो फिर आप उसके ऊपर लिख दें। ठीक है, तो इस तरह आप टॉपिक सॉर्ट आउट करें। तो उसके बाद स्टाइल आपने ये देखना है। ठीक है, कि कौन सा आपको स्टाइल आर्गुमेंटेटिव वाला प्रेफरेबल है, फिर अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस वाला प्रेफरेबल है, और फिर कॉज इफेक्ट सोल्यूशन वाला स्टाइल प्रेफरेबल है। उसके बाद अब आपने देख लिया कि अच्छा एक दो आर्गुमेंटेटिव भी आए हुए हैं। ठीक है, और एक अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस वाला भी आया हुआ है। अब आप उनमें से टॉपिक जो है वो चूज कैसे करेंगे। ठीक है, कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप ऐसे लिखें, और ऐसे का जो टॉपिक चूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्योंकि ये गलती करते हैं कि वो जल्दी के चक्कर में गलत टॉपिक चूज कर देते हैं। ठीक है, सही तरह से वो बाकी सारे टॉपिक्स को देखते नहीं हैं, और आधा या क्वार्टर ऐसे लिखने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि इसके ऊपर तो मुझे सही से ऐसे आता ही नहीं है, तो अब क्या होगा। और वो फिर से टॉपिक्स को देखते हैं, वो कहते हैं एक और टॉपिक वो था उसके ऊपर तो मुझे बहुत अच्छा मैं लिख सकता था। ठीक है,
तो टॉपिक चूज करने के ऊपर आप अच्छा 5-10 मिनट लगा दें, ये आपका टाइम ज़ाय नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टॉपिक चूज करने में सबसे पहली चीज़ जो आप देखें, वो आप ऐसा टॉपिक चूज करें जिसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में आप क्लियर हैं, ठीक है। जैसे ऊपर टॉपिक था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, या सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपको पता है कि एग्जामिनर इसमें पूछ रहा है कि भाई मुझे प्रोज बताओ ग्लोबलाइजेशन के, मुझे कॉन्स बताओ, बस, ठीक है। आप इससे क्लैरिटी और क्या होगी, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसा टॉपिक चूज करें जिसके बारे में आपको क्लियरली समझ आ रही है कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। तो मैंने भी इस वजह से यही प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाला ही टॉपिक चूज किया था। हालांकि मुझे पता था कि ये क्योंकि आसान है, सिंपल है, तो ज्यादातर लोग इसी को ही चूज करेंगे। लेकिन मेरा उनसे क्या कंसर्न, बाकी लोग चूज करें या ना करें, मैंने ये देखना है कि मैं सबसे अच्छा ऐसे किस टॉपिक के ऊपर लिख सकता हूँ, बस। तो मैंने वही चूज किया, बेशक बहुत लोगों ने वही किया, अल्लाह का शुक्र है पास हो गया। अब दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि ये सिर्फ यही काफी नहीं है कि आपको उसकी इंटरप्रिटेशन क्लियर है, ठीक है। अब जैसे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक था, इसमें मुझे इंटरप्रिटेशन क्लियर है कि उसके प्रोज पूछ रहा है, उसके कॉन्स पूछ रहा है, लेकिन मुझे आता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, मैंने उसके ऊपर रिसर्च नहीं की हुई, मैंने कोई पढ़ा नहीं हुआ, ठीक है। या वैसे बाकी रीडिंग के दौरान मुझे उसके बारे में नॉलेज मेरी बिल्ड नहीं हुई कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, तो फिर उसके ऊपर नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। ऐसे टॉपिक के ऊपर फिर आप लिखें जैसे आपको 2-3 टॉपिक्स अगर क्लियर है, जैसे सोशल मीडिया आपको एक क्लियर है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वाला आया हुआ है वो भी आपको क्लियर है, ठीक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन वाले के ऊपर आपके पास नॉलेज बैंक नहीं है और सोशल मीडिया वाले के ऊपर है, तो आप सोशल मीडिया वाले के ऊपर लिखें जिसके ऊपर आपके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। वरना क्योंकि आपकी बातें ऐसे हवाई बातें लगेंगी, आप उनको सब्सटेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो फिर ऐसे पास नहीं होता उससे। उसके बाद आप ये देखें कि दो टॉपिक्स में से अगर आपको दो टॉपिक बराबर अच्छे आते हैं, ठीक है, तो उनमें से आप प्रेफर करें कि जो पाकिस्तान बेस्ड टॉपिक है आप उसको प्रेफर करें, ठीक है। जैसे ऊपर वाले थे ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, और दूसरा था सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो आप हमेशा पाकिस्तान वाला चूज करें, क्योंकि मैंने ये अपने लिए इस वजह से बनाया हुआ था क्योंकि मेरा था सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस की वजह से मेरे पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर और पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर अच्छी ग्रिप थी। इस वजह से मैंने कहा था मैं पाकिस्तान वाले टॉपिक्स को प्रेफर करूंगा क्योंकि मैं उसके ऊपर ज़्यादा मेरा नॉलेज है, तो मैं ज़्यादा अच्छा लिख सकूंगा। तो आप में से जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस है आप पाकिस्तान बेस्ड प्रेफर करें, जिनका इंटरनेशनल रिलेशंस है वो ग्लोबल वाले प्रेफर करें, ठीक है। ग्लोबल जैसे पाकिस्तान ग्लोबल पावर डायनामिक्स, ठीक है, या यूएस चाइना कोल्ड वॉर, इसके ऊपर कोई आ जाए टॉपिक तो आप उसको फिर प्रेफर करें, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसके ऊपर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बना सकें, ठीक है। आउटलाइन आपकी जैसे तकरीबन 4 से 5 पॉइंट्स होने चाहिए एक साइड के, 4 से 5 पॉइंट्स होने चाहिए दूसरे साइड के। अगर हम एग्जांपल लें प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक, ठीक है, तो आप एक अच्छी सी कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन उसके ऊपर बना सकें, ठीक है। कि आपको ग्लोबलाइजेशन की बात करें, 4-5 प्रोज आते हों, 4-5-6 कॉन्स आते हों, या आपको रिकमेंडेशंस भी कुछ आते हों, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता हो, तो आपको पता हो कि इस टॉपिक के ऊपर मैं अच्छी एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बना सकता हूँ, ठीक है। तो हमेशा ऐसा टॉपिक चूज करें। फिर ये बात भी लाजमी है कि आप के हर वर्ड को 3 दफा पढ़ें गौर से, ठीक है। क्योंकि अब देखें अक्सर लोग जल्दी में टॉपिक सिलेक्ट भी कर लिया सही, लेकिन वो टॉपिक को सही तरह से पढ़ते नहीं है और उसके ऊपर आउटलाइन बना देते हैं। वो आउटलाइन अब किसी और टॉपिक के ऊपर बन जाती है, वो रियलाइज करते हैं कि यार ये टॉपिक तो कुछ और था वैसे। तो तसल्ली से टॉपिक को पढ़ें कि एग्जामिनर का मकसद क्या है ये टॉपिक देने का, वो क्या मांग रहा है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर आप आउटलाइन बनाएं, ठीक है। तो आपने
जो है टॉपिक चूज कर लिया और उसके बाद आपने टॉपिक को अच्छी तरह से समझ भी लिया कि एग्जामिनर इसमें मुझसे क्या पूछ रहा है। जैसे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक है, आपने समझ लिया कि इसमें वो मुझसे प्रोज पूछ रहा है, कॉन्स पूछ रहा है, और मैं इसके ऊपर अपना साथ ओपिनियन भी दे दूंगा और अपने मैं रिकमेंडेशंस भी दे दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है उसके बाद, टॉपिक चूज करने के बाद, उसको समझने के बाद, वो आता है आपकी रफ आउटलाइन बनाना। ठीक है, आप रफ आउटलाइन बनाते हैं उस टॉपिक के ऊपर अपनी आंसर शीट के बैक के ऊपर जाके। आप लास्ट पेज ओपन करें अपनी आंसर शीट का और उसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट। जैसे था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मैंने एक दरमियान में पेज के ऊपर लाइन लगाई, एक तरफ मैंने लिखा प्रोज, एक तरफ लिखा कॉन्स, और मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट कर दी कि अच्छा इसका ये प्रो है, ये प्रो है, ये प्रो है। मैंने ऐसे शॉर्ट फ्रेजेस में, कीवर्ड्स में मैंने उसके प्रोज लिखना स्टार्ट कर दिए। जैसे मुझे कोई कौन याद आता था, मैं कौन वाले सेक्शन में उसका कौन लिख देता था। ठीक है, फिर मैंने एक रिकमेंडेशंस की भी हेडिंग बना दी थी, रिकमेंडेशंस जो मुझे याद आ रहे थे मैं उसमें लिखता जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह आप उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करें। ठीक है, तो पहले आप सारी मेन हेडिंग्स लिखें, फिर उनकी बुलेट्स लिखें। जैसे मैंने आपको बताया प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में मेन हेडिंग्स आपकी क्या होंगी कि प्रोज, प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और फिर रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो पहले आप मेन हेडिंग्स लिख लें और उनके नीचे फिर आप उनकी बुलेट्स के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करें जैसे मैंने आपको बताया। फिर मेन हेडिंग्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जनरली। एक आपका हमेशा मेन हेडिंग्स में इंट्रोडक्शन आता है आपका। ठीक है, और इंट्रोडक्शन की आपकी मेन हेडिंग आती है। फिर आपकी आती है व्हाट इज की मेन हेडिंग, जिसको आप कहते हैं एक्सपोजिशन। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अगर आ गया तो एक इंट्रोडक्शन पहले लिखने के बाद आपकी दूसरी हेडिंग आएगी कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वो आपकी मेन हेडिंग आएगी। फिर आएंगे आर्गुमेंट्स फॉर वन साइड, यानी कि प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर आएंगे आर्गुमेंट्स फॉर द अदर साइड, यानी कि कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर उसके बाद रिकमेंडेशन, और फिर कंक्लूजन की हेडिंग। ये सारी आपकी हेडिंग्स होंगी। तो ये स्ट्रक्चर आपको जहन में रखना लाजमी है। तो वहां पे जाके आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा ये मेरा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर अंदर मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ठीक है, बिल्कुल आप यू वुडंट बी लॉस्ट। ठीक है, और जब आप रफ आउटलाइन बना रहे हो, प्रोज लिख लिया आपने, कॉन्स की हेडिंग बना दी, रिकमेंडेशंस की हेडिंग बना दी, अब उसके नीचे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन का अच्छा ये उसका प्रो है, ये उसका एक कौन है। ठीक है, यानी ये उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, तो आप हर पॉइंट के ऊपर ये सोचते जाएं क्या ये वाकई उसका प्रो है, ये टॉपिक के साथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ताकि आप इररेलेवेंट पॉइंट्स ना बनाएं। ठीक है, और आपको अगर पॉइंट्स जनरेट करने में, इस तरह बुलेट पॉइंट्स जनरेट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आप इन लाइंस के ऊपर सोचें कि जैसे आप सोच रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के प्रोज क्या हैं या उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो आप सोचें इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं। इसका एक ये इकोनॉमिक बेनिफिट है, उसका एक आपका बुलेट पॉइंट बन गया। फिर आपने सोचा कि अच्छा ये भी एक और इसका इकोनॉमिक बुलेट पॉइंट है, इकोनॉमिक इसका जो है प्रो है, इकोनॉमिक बेनिफिट है। तो जब आपके इकोनॉमिक के खत्म हो जाए फिर आप पॉलिटिकल के ऊपर आ जाए कि पॉलिटिकल क्या बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है, फिर इस तरह फिर आप सोशल के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो उससे आपको पॉइंट्स जनरेट करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसी तरह जो कॉन्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो भी आप सोचें कि इसके जो इकोनॉमिक नुकसान है वो क्या है, इसके जो पॉलिटिकल नुकसान आते हैं वो क्या है। तो इस तरह आपको बड़े आसानी से आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो रफ आउटलाइन में आपके बनते जाएंगे। ठीक है, आपकी जो रफ आउटलाइन है ये आपको मद्देनजर रखना है कि उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ना बना दें। ठीक है, क्योंकि आइडियली आपकी जो आउटलाइन जब आप नीट करेंगे उसको, वो आपकी 2 पेजेस होनी चाहिए। आउटलाइन का मकसद ही यही है कि एग्जामिनर को एक बस आप उसको वो बता दें, एक रोड मैप दे दें कि, मैंने इन इन चीज़ों के ऊपर मैंने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि असल एक्सप्लेनेशन तो आपने ऐसे में ही दी हुई है,
आउटलाइन का मकसद वही होता है जो किसी बुक में टेबल ऑफ कंटेंट्स का होता है, ठीक है। तो आप वो देखें, वो 1-2 पेजेस की होती हैं, ठीक है। तो आपकी आउटलाइन भी ऐसे 2 पेजेस की हो, ज़्यादा से ज़्यादा बस 2.5 की जाए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ठीक है। जब आप आउटलाइन बना रहे हो, आपको आउटलाइन का मकसद याद रखना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। उसका मकसद ये है कि आपके एग्जामिनर के लिए बहुत आसान हो जाए आपके ऐसे को समझना। अगर आप आउटलाइन ना लिखते और डायरेक्ट ऐसे होता, ठीक है, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलता कि अच्छा अब ये इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, अब ये प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, अब ये कॉन्स की बात हो रही है, अब ये रिकमेंडेशंस की बात हो रही है। उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता कि इसने पता नहीं कॉजेस लिखे हैं, इफेक्ट्स लिखे हैं, प्रोज लिखे हैं, कॉन्स लिखे हैं, मुझे नहीं पता कि इसने क्या लिखे हैं ऐसे। लेकिन आपकी आउटलाइन उसे बता देती है कि अच्छा इसने पहले इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, फिर इसने बताया कि प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसके नीचे इसने 3-4 पॉइंट्स बताए हैं, फिर इसने कॉन्स बताए हैं, और कॉन्स के नीचे 3-4 पॉइंट्स बताए हैं, फिर इसने रिकमेंडेशंस दी हैं। तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी क्लैरिटी। आप अगर ऐसे में क्लियर हैं और आप लॉजिकल हैं, तब बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे को फेल करना, ठीक है। तो क्लियरली एग्जामिनर को बताएं कि ये क्लियर बात है, डायरेक्ट बात है, मैं ये कर रहा हूँ ऐसे में। तो आउटलाइन बनाते हुए ये चीज मद्देनजर रखना लाजमी है। अब जो भी आप बुलेट पॉइंट बनाएं, वो आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल साइड, यानी कि 2 साइड्स की होनी चाहिए आउटलाइन, राइट। अब आपका जो बुलेट पॉइंट है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ठीक है। मतलब बुलेट पॉइंट ऐसा ना हो कि एग्जामिनर को समझ ना आए कि ये जो बुलेट पॉइंट है इसमें क्या बात हुई है, ठीक है। उसको जाके आपका वो वाला पैराग्राफ ना चेक करना पड़े, बस वो बुलेट पॉइंट पढ़ने से ही उसको समझ आ जाए कि अच्छा इसमें ये बात ये बच्चा करेगा, ठीक है। जैसे प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में फॉर एग्जांपल आप बात करें कि ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। अब ये जो बात आपने लिखी, इसमें कोई ऐसी बात है जो उसको समझ ना आए। उसको समझ आ जाएगी कि इस पॉइंट पर ये बात कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने बहुत, उसका एक ये फायदा है कि उसने पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाला है, ठीक है। तो क्लियर आपकी बात हो, बहुत लंबा भी आपका ना हो बुलेट पॉइंट कि वो पैराग्राफ जैसा लगना शुरू हो जाए, बस एक मैक्सिमम 1.5 से 2 लाइंस बस क्लियरली बता दें कि जैसे ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। क्लियर, उसको पता लग गया कि ये बात कर रहा है, ठीक है। एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए और फ्रेजेस होनी चाहिए, ठीक है। पूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए। जैसे आप लिखते हैं, सिर्फ ये लिखते हैं अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी, वहां से उसको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपने क्लोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की आप नीचे बात कर रहे हैं, तो उसे पता चल जाएगा कि आप ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इट हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। और जो आपकी बुलेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला प्रो है कि ग्लोबलाइजेशन के इट हैज ब्रॉट मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, ये 1 से लेके 1.5 लाइन तक लंबा होना चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं, वरना वो आपकी आउटलाइन फिर 2 पेजेस से ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपने बुलेट पॉइंट दिया, उसके साथ आप मेन एग्जाम्पल भी मेंशन करें, ठीक है। एक सेमी कॉलन लगा के, ठीक है, 1 या 2 वर्ड्स में। 1 सेकेंड अजान हो जाए, फिर हम इसको रिज्यूम करते हैं।
जी, तो जैसे हमने हेडिंग हमने बनाई प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसके नीचे हमने पहली बुलेट बनाई कि अ लॉट ऑफ पीपल ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अब हमने ये लिखा अ लॉट ऑफ पीपल ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी, हमने ये लाइन लिखी। अब इसके साथ कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये ऐसी हवाई बात लगती है कि लॉट ऑफ पीपल ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो पॉवर्टी से बाहर निकाले, गुर्बत की लकीर से बाहर निकाले? वो एग्जामिनर को लगेगा कि ऐसे बस बातें ही कर रहे हैं, कोई इसके पास एविडेंस नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात के आगे कि अ लॉट ऑफ पीपल ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी, इसके आगे अगर आप एक सेमी कॉलन लगा दें, सेमी कॉलन है ये वाला, कि ये देखें की फ्रेजेस के बाद नो के दरमियान ये वाला जो सिंबल है इसको कहते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, आप इसके बाद एक सेमी कॉलन लगा दें कि अ लॉट ऑफ पीपल ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी, सेमी कॉलन, और उसके बाद आप एग्जाम्पल दे दें। ठीक है, मैंने इसके आगे लिख दिया था कि चाइना में, मैंने इसके आगे लिख दिया था 800 मिलियन पीपल इन चाइना। ठीक है, तो एग्जामिनर को पता चल गया कि मेरे पास कोई एग्जाम्पल भी है कि किस तरह ग्लोबलाइजेशन ने मिलियंस ऑफ पीपल को चाइना में वो गुर्बत की लकीर से बाहर लेके आई है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो मैंने बुलेट पॉइंट दिया अ लॉट ऑफ पीपल ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, ये मैंने अपना एक बुलेट पॉइंट दे दिया। अब उसके साथ मैं एग्जांपल भी मेंशन कर दूंगा सेमीकोलन लगा के, 800 मिलियन इन 800 मिलियन पीपल इन चाइना। ठीक है, अगर मेरे पास उसी बुलेट पॉइंट की कोई और एग्जांपल है तो मैं साथ वो वाली एग्जांपल भी लिख दूंगा एक दो वर्ड्स में, ताकि उसको पता चले हर बुलेट पॉइंट के साथ आप आउटलाइन में एग्जांपल मेंशन करते जाएं, कि उसको पता चले कि हर बात को आपने सब्सटेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी लाजमी है टू शो द एग्जामिनर दैट यू आर वेल रेड एंड वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, जो आप अक्सर एग्जामिनर कहता है कि बच्चों में रिसर्च बेस्ड ऐसे नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो फिर वो ये नहीं कह सकेगा। फिर ज्यादा डिटेल में ना जाएं, जैसे आप 800 मिलियन पीपल हैव बीन ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी इन चाइना। ठीक है, या प्रीवियसली देयर वर मैनी पीपल लिविंग इन फैमिन सिचुएशंस इन चाइना, आप उसको एक्सप्लेन ना करें, बस आप उसको ब्रीफली लिख दें कि 800 मिलियन पीपल इन चाइना, तो उसको समझ आ जाएगी बस। अब फिर 5 आर्गुमेंट्स आप एक साइड के ऊपर दें, 4 आर्गुमेंट्स आप दूसरी साइड के ऊपर दें। ठीक है, जैसे प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आप 5 बता दें, 5 जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की उसमें से 5 जो आपको लगे कि सबसे अच्छे पॉइंट्स मेरे ये हैं, उन 5 को आप यूज करें नीट आउटलाइन के लिए। और 4 जो कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है या आर्गुमेंट्स ऑफ द अदर साइड है, उसको आप ले आए अपनी नीट आउटलाइन में। ठीक है, 4 कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन बता दें। ठीक है, फिर आप दोनों साइड्स को वे करें कि आपने जो रफ आउटलाइन में बनाए हुए हैं हेडिंग्स के, प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सारी कर ली, ठीक है, फिर आप देखें कि कौन से ज्यादा बनते हैं, क्या इसके प्रोज ज्यादा हैं, इसके फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा हैं। तो वहां पे आप अपना एक ओपिनियन बना लें, इसके फायदे ज्यादा हैं, तो मेरा ओपिनियन ये होगा कि ग्लोबलाइजेशन के और दो नुकसान भी हैं लेकिन इसके फायदे ज्यादा हैं। ठीक है, तो एक आपका ओपिनियन की आपकी फिर हेडिंग आ जाएगी, और उसके बाद आप 3 रिकमेंडेशंस लिख देंगे। ठीक है, ये रफ आउटलाइन की बात हो रही है, याद रखें। ठीक है, और फिर आप उसमें रफ आउटलाइन में अपना एक कंक्लूजन भी लिख देंगे। ठीक है, और कंक्लूजन में आप अपनी जो थीसिस स्टेटमेंट होती है उसको आप दोबारा से रीस्टेट करते हैं। तो ये मैं इसको थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि ये जो आपने रफ आउटलाइन है, ठीक है, ये आपने कैसे बनानी है। आपने जब टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, उसको सही तरह से समझ लिया, बैक ऑफ द आंसर शीट जाके, ठीक है, आपने उसके ऊपर पहले सबसे आपने मेन हेडिंग्स लिखनी है, जैसे प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, रिकमेंडेशंस। मेन हेडिंग्स आपने लिख ली। मेन हेडिंग्स के नीचे वो मेन हेडिंग्स क्या होंगी? इंट्रोडक्शन होगा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन होगा। ठीक है, फिर आर्गुमेंट्स फॉर वन साइड यानी कि प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फिर आर्गुमेंट्स फॉर द अदर साइड लाइक कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन। ये आपकी मेन हेडिंग्स होंगी।
फिर हर मेन हेडिंग के नीचे आप उसके जो है बुलेट पॉइंट्स बनाते जाएं, ठीक है, कि प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के नीचे उसके बुलेट पॉइंट्स, कॉन्स के नीचे उसके बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। और फिर हमने डिस्कस किया कि बुलेट पॉइंट्स की लेंथ कितना होनी चाहिए, ठीक है, और उनके साथ एग्जाम्पल भी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ब्रीफ कंसाइज वे में, ठीक है। और फिर कितने प्रोज होने चाहिए, कितने कॉन्स होने चाहिए, ठीक है। और फिर आपका एक ओपिनियन पैराग्राफ की भी हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आप रिकमेंडेशंस भी आप 3 लिख लें रफ आउटलाइन में, सोचें कि इसके ऊपर क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, वो भी होनी चाहिए। और फिर कंक्लूजन भी आप लिख लें रफ आउटलाइन में, ठीक है। जब आप इस तरह की फिर रफ आउटलाइन बना लें, आप सेटिस्फाई हो जाएं, फिर आप करें उसको नीट, ठीक है, ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि आउटलाइन आपकी नीट आउटलाइन सबसे पहले एग्जामिनर वही देखता है, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नीट आउटलाइन में आप ब्लू मार्कर यूज करें हेडिंग्स के लिए, जैसे आपकी हेडिंग है इंट्रोडक्शन की, ठीक है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फिर उसके बाद प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओपिनियन, रिकमेंडेशंस, कंक्लूजन, ये जो आपकी हेडिंग्स हैं इसके लिए आप ब्लू मार्कर यूज करें। फिर उसके नीचे जो आपके बुलेट्स हैं, जैसे प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के नीचे आपने लिखा कि अ लॉट ऑफ पीपल ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी, ये आपका एक बुलेट है, ये आप लिखें ब्लू पेन के साथ। और मैं जो रिकमेंड करता होता हूँ वो है यूनिबॉल विजन इलीट पेन, ठीक है। और उससे आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी आती है और आपकी स्पीड भी सबसे ज्यादा तेज उसी से बनती है, ठीक है। तो उसके पर आप अपना हाथ सेट करें, उससे आप फिर बुलेट्स लिखें, ठीक है। और जब आप दूसरी हेडिंग स्टार्ट करने लिखें लगे, जैसे प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपने लिखा ब्लू मार्कर से, उसके नीचे आपने 5 लिख दिए प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फिर एक लाइन छोड़ दें आउटलाइन में, नीट आउटलाइन में फिर एक लाइन छोड़ दें, फिर लिखें कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ब्लू मार्कर के साथ, और फिर उसके आप जो है ब्लू यूनिबॉल विजन इलीट पेन के साथ आप उसके 4 कॉन्स लिखें, फिर एक लाइन छोड़ दें, फिर आप ब्लू मार्कर से हेडिंग बनाएं ओपिनियन की, और फिर ओपिनियन की आप थोड़ा सा लिख के फिर एक लाइन छोड़ दें, फिर आप लिखें रिकमेंडेशंस उसकी मेन हेडिंग, और फिर लाइन छोड़े बगैर उसके नीचे रिकमेंडेशंस के बुलेट्स लिख दें। और इस तरह जब आप नई हेडिंग स्टार्ट करने लगे ना आउटलाइन में, तब आपने एक लाइन छोड़नी है बस, ठीक है। फिर जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है वो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऐसे का, और ये आपके पूरे ऐसे का कंट्रोलिंग आइडिया है, ठीक है। अब ये जो ऐसे मैंने जो लिखा था अपने पेपर में प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इसमें ये आपकी अच्छा थीसिस स्टेटमेंट आपकी कंट्रोलिंग आइडिया पूरे ऐसा ऐसे जो है आपका, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। योर थीसिस स्टेटमेंट इज द लिंचपिन ऑफ योर essay, ठीक है, इट इज द फुलक्रम अराउंड विच योर होल essay रिवॉल्व्स, ठीक है। तो मैंने, और इसको सटल होना चाहिए, आप इसमें अपना ओपिनियन थीसिस स्टेटमेंट में ना दें, इसको आप थोड़ा सा सटल रखें, ठीक है। तो ये एक बेटर तरीका है। नॉर्मली लोग थीसिस स्टेटमेंट में ही अपना ओपिनियन दे देते हैं कि जैसे प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन और मोर देन द कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लेकिन आप थीसिस स्टेटमेंट में जैसे मैंने लिखा था, मैंने कहा था कि globalization has pros as well as cons, but whether the pros outweigh the cons remains to be seen, and we will give and we need to analyze both sides of the picture before coming to a rational conclusion, ठीक है। तो मैंने थीसिस स्टेटमेंट में बता दिया कि मैं ऐसे में दोनों साइड्स डिस्कस करूंगा और फिर मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि प्रोज ज्यादा है या कौन ज्यादा है, ठीक है। तो ये आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट आपकी ऐसी होनी चाहिए, और थीसिस स्टेटमेंट आपकी कहाँ पे लिखनी है आपने, ये भी मैं आपको आगे भी बताता हूँ, ठीक है। फिर जो आपका टाइटल है, आउटलाइन स्टार्ट करने से पहले आप टाइटल लिखते हैं ऐसे का कि क्वेश्चन नंबर 4 प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसको भी आप इससे लिखेंगे ब्लू मार्कर के साथ, ठीक है। और ब्लू मार्कर और आप किसके लिए यूज करेंगे,
कहीं पे भी ऐसे में अगर आपने कोई कोड लिखना है, ठीक है, तो आप हमेशा ब्लू मार्कर उसके लिए यूज करेंगे, ताकि आपके जो कोड्स हैं, अगर आपने 8-10 कोड अपने एसेस में लिखे हुए हैं, तो एग्जामिनर को पेज पलटते हुए पता चले कि अच्छा फिर से यहाँ पे ब्लू मार्कर यूज हुआ हुआ है, इसका मतलब फिर से इसने एक और कोड लिखा हुआ है। अच्छा, एक और अब स्टैट आ गई है, स्टैट के लिए भी आप ब्लू मार्कर यूज करें, तो अच्छा ठीक है, स्टैट्स भी दी हुई हैं, कोड्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, ये तो पास हो रहा है बंदा, ठीक है। तो अगर आप ब्लू मार्कर यूज नहीं करेंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे, तो एग्जामिनर हो सकता है कि बहुत से आपके कोड स्टैट्स वो मिस कर जाए, क्योंकि 2 से 3 मिनट होते हैं उनके पास, ठीक है, तो आपका वो फिर ज़ाय हो जाता है, तो हो सकता है फिर वो उतने अच्छे नंबर ना दें। और दूसरा, जो आपका कोड है ना, वो हमेशा इंडेंटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका पेज है और आप यहाँ से यहाँ नॉर्मली लिखते जा रहे हैं, जब आप कोड लिखेंगे ना, तो एक तो आपने उसको ब्लू मार्कर के साथ लिखना है, दूसरा आपने उसको इंडेंट करके, ठीक है, थोड़ा इंडेंट करके लिखना है। पेज आपका ये है, आपने उसको इंडेंट करके लिखना है, ताकि क्लियर वो विजिबल हो एग्जामिनर को ये कोड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये था कि आपने पहले रफ आउटलाइन कैसे बनानी है, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, और फिर जब आप उसको नीट, तो आपने कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब उसके बाद अगली चीज जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपने कैसे लिखना है, ठीक है। और आपको पता है कि आउटलाइन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी जो है वो है इंट्रोडक्शन। और एग्जामिनर आपका बस आउटलाइन पढ़ता है और इंट्रोडक्शन पढ़ता है, उसके बाद वो सारे ऐसे को ऐसे स्किम थ्रू करता है, कोई से पॉइंट अगर इंटरेस्टिंग लग गया, कोई से कोट नजर आ गया कोई इंटरेस्टिंग, तो वो उसको पैराग्राफ को रैंडमली किसी को पढ़ लेता है, और फिर जाके वो आपका कंक्लूजन पढ़ता है। तो इंट्रोडक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से पहले इसको रफ में लिखते होते हैं, ठीक है, उसी तरह बैक ऑफ द आंसर शीट जाके, और फिर इसको नीट करते हैं, ठीक है। अब आपने रफ में जो लिखना है इंट्रोडक्शन, वो आपने किस तरह लिखना है। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपने कोशिश करनी है कि मैं किसी कोड के साथ स्टार्ट करूं, ठीक है। अगर मुझे कोई कोड याद नहीं आ रहा, तो मैं फिर किसी स्टैट के साथ स्टार्ट करूं, ठीक है। तो इससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है कि स्टार्टिंग में ही उसको पता चल जाता है कि भाई ये बंदा तो वेल रेड है, इसने तो कोड्स भी और स्टैट्स भी इसके पास इतने हैं कि इसने स्टार्ट में ही यूज किए हुए, ठीक है। तो आइडियली आपका कोड या स्टैट से स्टार्ट होना चाहिए। और फिर आपका जो इंट्रोडक्शन है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको एक फनल अप्रोच यूज करें, जैसे एक फनल होती है, ठीक है, वो अप्रोच आप यूज करें। आपके इंट्रोडक्शन में ये वाला स्ट्रक्चर नजर आना चाहिए, ठीक है, कि आप जनरल बात से आप स्पेसिफिक के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वाला टॉपिक था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें मैंने फनल अप्रोच, मुझे पता था कि मैंने इंट्रोडक्शन में फनल अप्रोच यूज करनी है, तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर कैसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा मैं जनरल से स्पेसिफिक कैसे आ सकता हूँ। स्पेसिफिक तो है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये स्पेसिफिक बात है। अब मैं कहाँ से जनरल से स्टार्ट करूँ कि मैं इस स्पेसिफिक बात के ऊपर आऊँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मुझे आती थी ग्लोबलाइजेशन की, मैं हिस्ट्री बता दूँ, ठीक है। तो जनरली मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा और फिर स्पेसिफिकली प्रेजेंट टाइम के ऊपर आ जाऊँगा, और मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट टाइम में जो ग्लोबलाइजेशन है, इसकी इसके प्रोज एंड कॉन्स वो क्या है, वो हम ऐसे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने पूरी हिस्ट्री बताई कि पहले ग्लोबलाइजेशन होती थी, ठीक है, रोमन एम्पायर में स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद भी फिर टाइम पीरियड्स में आती रही, लेकिन मॉडर्न दौर में स्टार्ट हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। और इस तरह मैंने उसकी हिस्ट्री बताई कि चाइना ने फिर ओपन अप किया 1978 में अपने आप को, उससे ग्लोबलाइजेशन, चाइना भी ग्लोबलाइज्ड हो गया, ठीक है। तो मैंने इसकी हिस्ट्री बताई, और मैंने कहा कि आजकल दुनिया बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। और फिर मैंने उसके बाद अपनी थीसिस स्टेटमेंट दी कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, एंड वी नीड टू लुक एट बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर बिफोर कमिंग टू अ रैशनल कंक्लूजन, ठीक है। तो जनरल से मैंने एक हिस्ट्री से स्टार्ट किया,
स्पेसिफिक सिचुएशन के ऊपर आ गया, ठीक है। और जब आप ये भी आप ट्राई करें कि जब आप एंड के ऊपर जनरल से स्पेसिफिक के ऊपर आ रहे हैं तो आप आते आते उसको एक बिगर पिक्चर के साथ क्यों ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो भी आप कोई रीजन अगर आपको आती है तो वो भी आप प्रेफरेबली दे दें, ठीक है। और आपके इंट्रोडक्शन में आप जनरल से स्पेसिफिक आते गए, जो आपकी लास्ट लाइन होगी जहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन एंड करेंगे वो आपकी होगी थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि मैं हिस्ट्री से आता गया, स्पेसिफिक के ऊपर आया कि करंट ग्लोबलाइजेशन की क्या सिचुएशन है, और फिर मैंने बताया कि अच्छा अब इस तरह से है ग्लोबलाइजेशन, और मैंने फिर अपनी थीसिस स्टेटमेंट दे दी कि globalization has some pros as well as cons. We need to look at both sides of the picture before coming to a rational conclusion. यहाँ पे मैंने अपना इंट्रोडक्शन एंड कर दिया। ये मेरी थी थीसिस स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था कि थीसिस स्टेटमेंट आपका कंट्रोलिंग आइडिया होता है, ठीक है, जिसके अराउंड आपको पूरा ऐसे रिवॉल्व करता है, और ये सटल होती है। इसमें आप बता नहीं देते कि प्रोज ज्यादा है कौन ज्यादा है, बल्कि आप कहते हैं कि हम दोनों साइड्स देखेंगे, फिर हम आपको अपना एक ओपिनियन देंगे, ठीक है। तो ये आपका है इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर। आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपको वहां पे बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा मैं किस तरह का इंट्रोडक्शन लिखूं, मैं ऐसा लिखूं वैसा लिखूं। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। आप अगर ये यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने इस तरह जाके इंट्रोडक्शन लिखना, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपका आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आता है व्हाट इज वाली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी के ऊपर कोई ऐसे है तो आप ये वाली हेडिंग बनाएंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, और उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है तो आप बनाएंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, और आप फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। मैंने जो लिखा था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मुझे लगा कि मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही उसको उसका एक जो मैं हिस्ट्री से उसको मैं स्पेसिफिक प्रेजेंट के ऊपर लेके आया, यही मैंने काफी ज्यादा उसको एक्सप्लेन हो गया वो ऑटोमेटिकली, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है उसका जो है व्हाट इज हेडिंग। तो मैं फिर डायरेक्टली प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको सीक्वेंस थोड़ा क्लियर कर दूं। पहले आप रफ आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है, फिर आप लिखेंगे रफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, ताकि इंट्रोडक्शन लिखते हुए भी कुछ आपको चीजें पता चलेंगी कि आप आउटलाइन को बेहतर कर सकते हैं, रफ आउटलाइन को बेहतर कर सकते हैं। पहले रफ आउटलाइन, फिर रफ इंट्रोडक्शन, फिर आप लिखेंगे नीट आउटलाइन, और फिर नीट इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर व्हाट इज हेडिंग वाला जो हमने बात की, ये अगर जरूरी है आप ये लिखते हैं, और फिर उसके बाद आप आ जाएं अपने बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर। आपने इंट्रोडक्शन अब लिख लिया अपने ऐसे का, ठीक है, उससे पहले आपने आउटलाइन भी बना ली है, ठीक है। अब आप आ गए हैं बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर। जैसे मेरा पहला बॉडी पैराग्राफ उसका था प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में, जो पहला वो था कि लॉट ऑफ पीपल ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी। हर बुलेट पॉइंट के ऊपर आपने एक बॉडी पैराग्राफ लिखा, ठीक है। ये हो सकता है कि किसी बुलेट पॉइंट के ऊपर आप एक से ज्यादा पैराग्राफ लिखते हैं, क्योंकि अगर वो ज्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है, लेकिन जनरली मैंने तो एक बुलेट पॉइंट के ऊपर एक ही बॉडी पैराग्राफ लिखा था बस, और मेरा एक पैराग्राफ एक ही पेज का होता था, ठीक है। तो जैसे अब ये वाला हमारा पहला बुलेट पॉइंट था कि लॉट ऑफ पीपल ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी, तो अब आपके जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ताकि आप ऐसे में जाके आप ये ना सोचें कि मैंने बॉडी पैराग्राफ को किस तरह लिखना है, बल्कि आपको क्लियरली पता हो कि ये वाला मैंने स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली बॉडी पैराग्राफ बनते जाएंगे, ठीक है। तो हर बॉडी पैराग्राफ को आपने एक मिनी ऐसे के तौर के ऊपर ट्रीट करना है। जैसे मैंने ये बात की कि अ लॉट ऑफ पीपल ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी, अब ये मेरा एक मिनी ऐसे है, ठीक है। अब इसका मैं एक टॉपिक सेंटेंस भी दूंगा, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ठीक है। फिर मैं इसका मैं एक कंक्लूडिंग सेंटेंस भी दूंगा, ठीक है। और बाकी पैराग्राफ में सारे में मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा, इसकी रीजंस दूंगा, इसकी एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। हमेशा आप बॉडी पैराग्राफ का जो आपका
इंट्रो सेंटेंस हो, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो, ठीक है, उसमें वो वाला बुलेट पॉइंट होना चाहिए जो आप उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हम पहले बॉडी पैराग्राफ में कौन सा बुलेट पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इट हैज ब्रॉट लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, ये वाला, तो मैं पहला ही बुलेट पॉइंट उसका ये लिखूंगा कि वन ऑफ द प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट इट हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली पता चल जाए कि अच्छा वो वाला बुलेट पॉइंट जो आउटलाइन में लिखा था उसके ऊपर ये पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हमेशा वो बुलेट पॉइंट उसमें वो होना चाहिए, ठीक है। फिर आप उसको इलेबोरेट कर दें उसी बुलेट पॉइंट को, ठीक है, कि अब इट हैज ब्रॉट लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, कैसे, फिर मैं आगे स्टार्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, बिफोर 1978 व्हेन चाइना वाज नॉट ग्लोबलाइज्ड, ठीक है। इलेबोरेट आप इस तरह से करते हैं एक या दो एग्जांपल्स के साथ, मैं उसके ऊपर करूंगा। फॉर एग्जांपल, बिफोर 1978 व्हेन चाइना वाज नॉट ग्लोबलाइज्ड, इट वाज नॉट part of the global community, there were a lot of famines in China because of policies like the Great Leap Forward and Cultural Revolution. And millions of people died in those famines because China was not globalized. Okay? But after 1978, when Deng Xiaoping opened up China to the world, it has progressed faster than any country in the history of the world, any big country in the history of the world, ठीक है। और फिर मैं इसको बताऊंगा कि 800 million people in China have been brought out of poverty because of China becoming part of globalized world, ठीक है। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने जो लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल को पॉवर्टी से बाहर लेके आई है। तो वही जो पॉइंट था मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो मैं इतना उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, इतना एग्जांपल्स दूंगा कि मेरा एक पेज पूरा बन जाए, ठीक है। तो आप उसको, जिससे मैंने एग्जांपल दी 800 मिलियन पीपल ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी इन चाइना, कि एक दो एग्जांपल्स दे दें, कोई रीजंस हैं, कोई स्टैट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए, हमारा जो पॉइंट था लॉट ऑफ पीपल ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप एग्जांपल्स, स्टैट्स, रीजंस एक से दो काफी होती हैं, उससे आपका पूरा बन जाता है, ठीक है। अब ये आप किस चीज से बैक करेंगे? सबसे बेहतर तो है आप स्टैट दे दें। जैसे मेरे पास स्टैट थी कि 800 मिलियन पीपल ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्टैट नहीं है तो आप कोई एग्जांपल दे दें, ठीक है। क्या आप कहें कि फॉर एग्जांपल कि जब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड नहीं थी तब हमारी जो एंसेस्ट्रल फैमिली है, फॉर एग्जांपल, इट वाज इन इट वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, बट आफ्टर द वर्ल्ड बिकेम अ ग्लोबल विलेज, ठीक है, then one of my uncles, he was able to move to USA because globalized world में आपको बहुत easy होता है, आप दूसरे मुल्कों में जाके ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, ठीक है। and he moved to USA and that brought a lot of prosperity in our family. तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि इस तरह से there are many other people like our family who have been brought out of poverty due to globalization. अगर आपके पास उस तरह की स्टैट नहीं है 800 मिलियन पीपल वाली, तो फिर आप एग्जांपल्स दे दें कोई स्पेसिफिक। वो एग्जांपल्स हो सकती हैं कि आपने कोई बुक में पढ़ी हो, किसी मैगजीन में, ठीक है, कहीं से वाइकेरियसली आपने रीडिंग के थ्रू पढ़ी हो, ठीक है। जैसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस से आप खुद हो सकता है आप ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप पॉवर्टी से बाहर आ गए हो, ठीक है, आप किसी और मुल्क में गए और आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर, अगर आपके पास एग्जाम्पल भी नहीं है तो फिर आप कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दे दें। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि एक नोबल लॉरिएट है अमर्त्य सेन, उसने ये बात की है कि भाई ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। तो आप वो वाली बात करते हैं कि देखिए मेरी बात सपोर्ट हो गई। अमर्त्य सेन जो कि नोबल पीस लॉरिएट, नोबल इकोनॉमिक प्राइज उसको मिला हुआ है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स उसको मिला हुआ है, वो भी वही बात कर रहा है जो मैं कह रहा हूँ। तो इस तरह से मेरी जो बात है
वो सब्सटेंशिएट हो गई, ठीक है। तो अगर आपको कोई एग्जांपल नहीं मिलती तो आप इस तरह एक्सपर्ट ओपिनियन, जो कि कोट भी हो सकता है या किसी बुक का रेफरेंस भी हो सकता है, कि भाई फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि स्टीवन पिंकर अपनी बुक में द बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर, उसमें भी स्टीवन पिंकर यही कहता है कि ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। तो फिर आप बुक का रेफरेंस से भी अपनी बात को बैक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फिर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपके पास नहीं है और आपने एक पेज अभी पूरा करना है, तो फिर आप क्या करें, आप रीजन दे दें, ठीक है, कि मतलब क्यों ग्लोबलाइजेशन ने इतने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। तो आप उसको रीजन दे देंगे। उसकी रीजन ये है कि कुछ दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, और कुछ हैं डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो जब डेवलपिंग कंट्रीज से लोग जाते हैं और उन्हें बाहर के मुल्कों में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो फिर रेमिटेंसेस भेजते हैं और उनकी जो पूरी फैमिली है वो पॉवर्टी लाइन से बाहर आ जाती है। या आप इसकी एक और रीज़न दे सकते हैं कि एक और रीज़न ये है कि अब ग्लोबलाइजेशन में जो मल्टीनेशनल्स हैं जैसे एप्पल है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शिफ्ट कर दी है। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उधर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर दिया। जैसे एप्पल की जो चिप्स हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर होती हैं, ठीक है। तो आप कह दीजिए क्योंकि उसने शिफ्ट कर दिया चाइना में, तो चाइना में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। इस वजह से लोगों की इकोनॉमिक हालत बेहतर हुई है और बहुत से लोग पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। तो ये आप रीज़न दे दें। अगर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन, कोई कोट वगैरह भी नहीं आ रहा, कोई स्टैट भी नहीं, एग्जाम्पल भी नहीं, तो आप उसको रीज़न दे दें कि क्यों लोग बाहर आए, ठीक है। तो मकसद कहने क्या है, आपने बस उसको सब्सटेंशिएट करना है। जो आपने बुलेट पॉइंट दिया है, आप उसको उस बात में अपनी वजन डालें बस, ठीक है। और अच्छा, आप ये जो एग्जाम्पल है इसको भी बिल्कुल आप एग्जाम्पल को बल्कि आप मार्कर से ना करें, क्योंकि ये इतना प्रोमिनेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो कोड्स और स्टैट्स उनके लिए आप लोग मार्कर यूज करें। जहाँ पे भी आपको कोई कोड याद आ रहा है, आप उसको लाजमी लिखें और ब्लू मार्कर के साथ लिखें। जितने ज़्यादा, अगर हर पेज के ऊपर आपने 2 कोड लिखे हुए हैं, वो बहुत एक आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब आपने जो आपका बुलेट पॉइंट था कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी, आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया स्टैट्स से, ठीक है, कोड से, ठीक है। स्टैट्स के बाद सेकंड पे प्रायोरिटी में आप क्या, एग्जाम्पल से, नहीं तो कोड से, नहीं तो रीजन से आपने उसको सब्सटेंशिएट कर दिया। आपने बात खत्म ही तो करनी है, ठीक है। याद रखें आपका हर जो बॉडी पैराग्राफ है वो एक मिनी ऐसे है, तो अब उसका एक कंक्लूजन भी आएगा। और कंक्लूजन कैसे करेंगे, आपने ये एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरह चाइना में बहुत से लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आ गए, 800 मिलियन पीपल हैव बीन ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी। तो फिर आप इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे, दस, इन कंक्लूजन, या देयरफॉर, या इन दिस वे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि दस ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी एंड इट इज वन ऑफ द प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो आपने उसको दोबारा से, जो आप बुलेट एक्सप्लेन कर रहे थे, आपने बुलेट के साथ भी कनेक्ट किया और आपने उसको बुलेट को मेन टॉपिक के साथ भी आपने कनेक्ट किया, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली पता चले कि आप इरेलीवेंट बिल्कुल नहीं हो रहे, आप टॉपिक के ऊपर हैं, आप प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा जो उस पैराग्राफ का जो मेन पॉइंट था, मेन पॉइंट उसमें क्या था, बुलेट पॉइंट उसमें क्या था कि लॉट ऑफ पीपल ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, उसको आप टॉपिक के साथ कनेक्ट करें। कनेक्ट द पैराग्राफ्स मेन पॉइंट विद द टॉपिक इन द कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस में जैसे हमने कनेक्ट किया कि 10 ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, अब आपने इसको कनेक्ट करना है टॉपिक से, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपने उस बुलेट पॉइंट को टॉपिक के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। टॉपिक के हमेशा कुछ ना कुछ वर्ड्स
अपने लास्ट पैराग्राफ में जरूर इंक्लूड करें, ताकि उसको पता चले कि आप रेलिवेंट है। जैसे अपने प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात कर दी, उसमें आपने ये स्टार्ट कैसे करने हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला हमारा बॉडी पैराग्राफ था कि हमने बताया कि the first pro of globalization is that it has brought a lot of people out of poverty. अब आप इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे। फर्स्टली, one of the pros of globalization is that it has brought a lot of people out of poverty. फर्स्टली से आप करेंगे, ठीक है, ताकि उसे पता चले कि आप जो प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जब आपका पहला वर्ड ही उस पैराग्राफ में फर्स्टली होगा, तो उसे पता चलेगा कि आप पहले प्रो ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्टली, वन ऑफ द प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट इट हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। फिर आपने, जिस तरह मैंने बताया, इस तरह से आपने एक बॉडी पैराग्राफ लिख दिया। फिर आप जब सेकेंड प्रो ऑफ ग्लोबलाइजेशन बताने लगेंगे कि दूसरा फायदा क्या है ग्लोबलाइजेशन का, फिर आप उसी तरह लिखेंगे सेकेंडली अनदर प्रो ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट, वो आप फिर जो दूसरा फायदा है वो आप बता देंगे, ठीक है। फिर आप उसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी पैराग्राफ्स का, वो लिख के फिर आप उसको स्टैट्स, एग्जांपल्स, कोट्स, रीजंस के साथ बैक करेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे। और फिर आप जब तीसरा फायदा लिखेंगे दोबारा से आप, thirdly, yet another pro of globalization is that this, और रिपीट, फोर्थ के लिए भी रिपीट, फिफ्थ के लिए भी सेम, फिफ्थली, और इस तरह जब आप ये सारे उसके प्रोज लिख लें, फिर आप एक इंक्लूड करें एक ट्रांजिशन पैराग्राफ्स, ठीक है, कि अब मैंने प्रोज की बात कर लिया, अब मैं आने लगा हूँ कॉन्स पे। तो डायरेक्टली आप कॉन्स पे ना आए, एक ट्रांजिशन पैराग्राफ छोटा सा लिखें, जिसमें आप लिखें कि हैविंग एक्सपाउंडेड on the pros of globalization, now it is imperative to talk about the cons of globalization. बस उसके बाद आप उसके कॉन्स स्टार्ट कर लें कि फर्स्टली वन ऑफ द कॉन्स, या कौन आपको पता है कि नेगेटिव पॉइंट को कहते हैं, कि उसका जो नुकसान है वो क्या है। फर्स्टली, वन ऑफ द कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट दिस, और सेम जैसे हमने इसमें कहा कि बॉडी पैराग्राफ आपने किस तरह लिखना है, आप उसी तरह सारे बॉडी पैराग्राफ को लिखना है। फिर दूसरा, आप उसका कौन भी इस तरह बताएं। सेकेंडली, अनदर कॉन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट, फिर वो एक्सप्लेन करना है। फिर थर्डली, अनदर कॉन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, रिपीट। फिर उसके बाद आप अपना आगे हम बात करते हैं आगे क्या आएगा। जब आपने प्रोज एंड कॉन्स लिख दिए, उसके बाद आएगा आपका एक ओपिनियन पैराग्राफ, ठीक है। और ओपिनियन पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि आप फिर अपना एक ओपिनियन देंगे कि आपको लगता है कि कौन ज्यादा है ग्लोबलाइजेशन के या उसके प्रोज ज्यादा है, ठीक है। तो आप उसमें लिख देंगे कि ऑल्दो ग्लोबलाइजेशन हैज अ लॉट ऑफ cons like this and this one, however the pros of globalization far outweigh its cons, ठीक है। hence globalization is a net good and is a positive force for the world, ठीक है। तो आप अपना एक उसमें फिर आप ओपिनियन पैराग्राफ ही आपका आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको ओपिनियन पैराग्राफ को अपनी आउटलाइन में भी लिखेंगे, याद रखें आपने आउटलाइन में भी ओपिनियन पैराग्राफ की हेडिंग बनानी है, ठीक है। तो आउटलाइन में भी ओपिनियन पैराग्राफ की हेडिंग के नीचे आप 2 से 3 की फ्रेजेस लिख देंगे। जैसे आप लिख देंगे प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आउटवे द कॉन्स, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन अ पॉजिटिव फोर्स फॉर द वर्ल्ड। क्या कोई और भी इस तरह की फ्रेज नजर आ रही है, तो आप और सेमीकोलन लगा के एक और की फ्रेज भी आउटलाइन में लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर को पता भी चल जाए कि अच्छा, जैसे हम अपने बाकी बॉडी पैराग्राफ्स में बता रहे हैं, प्रोज में भी हम ये बुलेट पॉइंट है, कॉन्स में अच्छा ये बुलेट पॉइंट है, तो ओपिनियन पैराग्राफ के नीचे भी आप जब इस तरह की 2 से 3 की फ्रेजेस लिखेंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा, ओपिनियन पैराग्राफ में इसने ये बातें करनी है, ठीक है। तो आउटलाइन में भी आप लिखेंगे, और असल में आप प्रोज, उसके बाद कॉन्स बताने के बाद आप ओपिनियन पैराग्राफ लिखेंगे। और फिर रिकमेंडेशंस स्टार्ट करने से पहले दोबारा से आप एक पहले छोटा सा ट्रांजिशन पैराग्राफ लिखेंगे। तो आप लिखेंगे कि हैविंग एस्टैब्लिश्ड दैट ग्लोबलाइजेशन इज अ नेट गुड फॉर द सोसाइटी, we need to see that what can be done to ensure that the
cons of globalization can be mitigated and its pros are fully utilized so that globalization works not only for the few but for all. ठीक है, तो आपने बता दिया कि अब हम उसके रिकमेंडेशंस देने की जरूरत है हमें। ठीक है, तो फिर आपने उसी तरह फिर रिकमेंडेशन स्टार्ट कर दिए। फर्स्टली, one of the steps that can be taken in order to improve globalization, yeah, one of the steps that can be taken to make globalization work for all is this। फिर आपने जैसे हमने बाकी बॉडी पैराग्राफ्स को आपने एक्सप्लेन किया, आप उसको भी इसी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरा जब आप रिकमेंडेशन लिखेंगे वो भी इसी तरह। सेकेंडली, another step that can be taken to make globalization work for all is this, repeat। थर्ड के लिए भी रिपीट। ठीक है, तीन आपने रिकमेंडेशंस लिख देने हैं, उसके बाद आपने आना है कंक्लूजन के ऊपर। अब जिस तरह इंट्रोडक्शन का भी एक स्पेसिफिक स्टाइल था, कंक्लूजन का भी एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है। और जैसे इंट्रोडक्शन की भी एक चेकलिस्ट थी कि आपने नंबर 1 स्टार्ट करना है कोड से, नहीं तो स्टैट से। नंबर 2 आपने फनल अप्रोच यूज करनी है, जनरल से स्पेसिफिक आना है। नंबर 3 आपने उसको बिगर पिक्चर के साथ कनेक्ट करना है। नंबर 4 आपने जो उसको एंड करना है वो आपने थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर करना है। उसी तरह कंक्लूजन की भी एक चेकलिस्ट है। ठीक है, जिससे आपका ऑटोमेटिकली कंक्लूजन बन जाए। वो चेकलिस्ट क्या है कि आप जो कंक्लूजन को स्टार्ट करें, आप जो कंक्लूजन को स्टार्ट करें, आप इस तरह के वर्ड्स यूज करें, टू सम अप। मैंने तो यही वर्ड फिक्स किया हुआ था कि मैं ये यूज करूंगा, टू सम अप, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि अच्छा भाई ये कंक्लूजन स्टार्ट करने लगा और ये अपनी बात को वाइंड अप करने लगा। ठीक है, स्टार्ट इससे करें, टू सम अप। ठीक है, फिर आप अपना जो ओपिनियन है उसको एक दफा दोबारा से बता दें, लेकिन इन डिफरेंट वर्ड्स। जैसे हमने पहले कहा था कि प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन फार आउटवे द कॉन्स। अब आप लिख दें कि द मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर मच मोर compared to its demerits। तो वही ओपिनियन लेकिन इन डिफरेंट वर्ड्स। फिर आप उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस के ऊपर स्ट्रेस करें कि क्यों इंपॉर्टेंट है हमें असेस करना कि ग्लोबलाइजेशन, उसके प्रोज ज्यादा हैं, कौन ज्यादा है। तो आप कहें कि आजकल बहुत सी फोर्सेस ऐसे हैं, जैसे ट्रम्प था, ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा नहीं बल्कि नुकसान है ज्यादा। ठीक है, तो ये आजकल इंपॉर्टेंट एक डिबेट चल रही है और इस पे हमें जो है अवेयरनेस रेज करना जरूरी है कि लोगों को पता चले कि ग्लोबलाइजेशन का कितना ज्यादा फायदा है। तो आपने उसको बिगर पिक्चर के साथ कनेक्ट कर दिया कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्या कर देंगे कि आपने ये इंश्योर करना है कि आप एक गुड वाइब्स जैसे कहते हैं देना, एंड आप एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक नोट के ऊपर करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि as we have seen many people have moved out of poverty in China, so globalization shows a lot of promise if its positive aspects are harnessed fully, then a long era of prosperity lies ahead of us। ठीक है, कि बहुत आप पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं आप फ्यूचर के बारे में। ठीक है, इस तरह की आपने फिर एक बात करनी है। और फिर आपने जब उसको एंड करना है तब भी आपने एक कोड के ऊपर एंड करना है, उसी तरह ब्लू मार्कर के साथ इंटेंडेड। तो मैंने भी अपना एक कोड के साथ मैंने एंड किया था, और मुझे वहीं से ही जब मैं उसको लिख रहा था एंड पे कोड को, तो मुझे अंदाजा हो रहा था कि एग्जामिनर एंड में जब मेरा ये कोड पढ़ेगा तो वैसे ही उसका दिल करेगा कि इसको पास कर दूं। ठीक है, तो एंड पे आपने बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन छोड़ना है। ठीक है, उसके अलावा थोड़ी सी और बातें हैं जो हम इनको कल डिस्कस करेंगे फिर, क्योंकि अभी टाइम पूरा हो गया है। और उसके साथ साथ इसकी जो मैंने आउटलाइन बनाई हुई थी ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की मैंने आउटलाइन जो बनाई हुई थी वो भी मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा, ताकि इसको आप प्रैक्टिकली भी देखें। ठीक है, और आप ये देखें कि ये फ़ायदा होता है प्रेपरेशन का, कि मैंने अपनी प्रेपरेशन के दौरान आपको, बल्कि थोड़ा सा मैं अभी टाइम ऊपर तो जा रहा है, लेकिन ये फ़ायदा होता है प्रेपरेशन का कि मैंने पहले से ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है, उनमें देखें मैंने ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, इसके ऊपर मैंने आउटलाइन बनाई हुई थी।
और पेपर में टॉपिक क्या आया, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो पहले से मुझे वो आता था, ठीक है। ये फायदा होता है कि जब आप इंपॉर्टेंट थीम्स के ऊपर आप पहले से आउटलाइंस बना लें, आपके पास डेटा हो, ठीक है। तो मैंने यही जाके वही एग्जाम में लिख दिया, ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है। अब इसमें देखिए मैंने रिकमेंडेशंस भी इसके लिखे हुए थे, और भी मैंने इसके डायमेंशंस लिखे हुए थे और रिकमेंडेशंस भी लिखे हुए थे। पेपर में जाके मैंने यही 3 रिकमेंडेशंस जाके पेपर में लिख दिया, ठीक है। और यही मैंने इसका जो है वो टॉपिक थोड़ा डिफरेंट था तो उसके ऊपर ओपिनियन और मांगता था, लेकिन रिकमेंडेशंस ये सेम थे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी तैयारी करें। और मैंने आपके साथ अभी यूट्यूब की एक मैंने अपनी वीडियो भी शेयर की हुई है कि आप किस तरह से जो है डाटा कलेक्ट करेंगे, किस तरह आपने इस तरह का डाटा कलेक्ट करना है प्रिडिक्टेड थीम्स के ऊपर, ठीक है। और उसी वीडियो में जो प्रिडिक्टेड थीम्स हैं वो भी मैंने बताई हुई हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। कल हम मजीद इंशाल्लाह बाकी जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे, वो थोड़ी सी हैं, वो देख के फिर हम डिफरेंट एसेज और आउटलाइंस के ऊपर देखेंगे कि क्या कि ये चीज़ें, ये जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, ये कैसे फॉलो हो रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। अब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई आज के लेक्चर में तो यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चंस। आप अपना हैंड रेज करते जाएं और मैं आपको अनम्यूट करूंगा और फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह ये आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक हम चूज करते हैं और प्रोज एंड कॉन्स हम इसमें दे रहे हैं, तो जैसे आपने पहला कहा ना कि पॉवर्टी एलिविएशन में इसका रोल है, तो जो इसका हम फर्स्ट कॉन देंगे वो भी नेसेसरीली इससे रिलेटेड ही होना चाहिए, मतलब वो इसकी कोई एंटीथेटिकल स्टेटमेंट होनी चाहिए या वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, जो भी हमारे माइंड में पहला इंपॉर्टेंट कॉन है। वो नॉट नेसेसरली इसकी एंटीथेटिक हो, जो भी आपके माइंड में इंपॉर्टेंट उसका कौन है वो हो पढ़ा। ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था, जब हम आउटलाइन बनाते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हैं। अब इंट्रोडक्शन का जो हमारा थीसिस स्टेटमेंट होता है वो हम इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे लिख सकते हैं आउटलाइन में। जी बिल्कुल, जैसे इसमें हमारी थीसिस स्टेटमेंट थी कि there are pros as well as cons of globalization, but we need to look at both sides of picture before coming to a rational conclusion. तो ये बात आप लिख देंगे उसमें इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे आउटलाइन में। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो सिंगल पेज होता है, आपने भी आउटलाइन की बात की थी ना, मतलब पेज डबल साइड का होता है, और हम आउटलाइन जो बनाते हैं वो हम डबल साइड का एक पेज कंसीडर करें या 2 पेजेस हैं उनकी डबल साइड्स को? 2 साइड्स की आउटलाइन होनी चाहिए, 2 साइड्स बस, 1 साइड, हाँ ठीक है, मतलब कि 1 पेज। 1 पेज बिल्कुल। हाँ जी ठीक है। और एक और क्वेश्चन था कि जब बॉडी पैराग्राफ्स हम लिखते हैं तो आपने बात की थी कि आपका जो है वो एक हेडिंग पे एक पैराग्राफ होता था, एक पॉइंट पे। तो अगर एक पेज पे 2 पैराग्राफ हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है हमारे पास, उसको हम हाफ पेज पे मेंशन कर दे, अगले पॉइंट को हम लोग बाकी हाफ पे। बेसिकली तो हमने लेंथ ही पूरी करनी है ना ऐसे की। ये आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वजह से बनाया हुआ था कि मैं एक पेज के ऊपर जो है मैं एक पैराग्राफ की लेंथ एक पेज रखूंगा, क्योंकि उसके लिए उससे फिर मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई थी, ठीक है। मुझे पता था कि मैं 16-17 पेजेस मैंने टोटल लिखने हैं, तो मैं आउटलाइन में अगर 16-17 में पॉइंट्स बना लूँ, बुलेट पॉइंट्स, तो मेरे 16-17 पेजेस पूरे हो जाएंगे और वहां से मेरी वर्ड लिमिट आसानी से पूरी हो जाएगी। अगर आप इस तरह कभी आधा पैराग्राफ आपका पूरा आएगा, कभी पूरा, तो आपको फिर कंफ्यूजन होगी आउटलाइन बनाते हुए कि पता नहीं मेरी वर्ड लिमिट पूरी होती है या नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रेफरेबल यही है कि आप एक बुलेट पॉइंट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखें और उस पैराग्राफ की लेंथ जो है
वो एक साइड यानी कि एक पूरी साइड उसकी होनी चाहिए, एक पेज की एक साइड। ठीक है सर, वन मोर क्वेश्चन प्लीज लास्ट। जो हमारी आंसर शीट होती है सीएसएस में, उसका जो फर्स्ट पेज होता है जिसपे हम लोग बाहर अपना नेम वगैरह मेंशन करते हैं, उसके बैक साइड पे हम लोग के पास हाफ शीट होती है। तो जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होता है कि राइट फ्रॉम हेयर, तो इस पे ऑब्जेक्शन तो नहीं है अगर हम वो वाला पेज छोड़ के हम लोग नेक्स्ट पेज पे आउटलाइन अपनी फ्रंट से शुरू कर देते हैं, बिल्कुल अपर से? उसके ऊपर वैसे हो भी सकती है, क्योंकि जहां से उन्होंने कहा हुआ है आप वहीं से ही स्टार्ट कर दें, वाई टेक द रिस्क। इसीलिए पूछा ना, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया होता है, तो क्या हम उसी हाफ शीट से शुरू कर दें अपनी आउटलाइन? तो दैट्स गुड। बिल्कुल बिल्कुल, आप वहीं से ही स्टार्ट कर दें। राइट। ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और आपके कोई क्वेश्चंस? अच्छा, चैट भी मैं आप देख लेता हूँ। प्रेफरेबल तो यही आप लोग हैंड रेज कर दें, उससे आसानी हो जाती है मुझे। हेलो, अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बहुत ज़बरदस्त और क्लियर एंड कंसाइज था आज का लेक्चर। सवाल मेरा ये था सर, जब हम शुरू करते हैं लिखने के वक्त, तो उसमें ये है कि कंफ्यूजन रहती है, यानी वो जो ब्रेविटी है, अगर इंफॉर्मेशन डेटा देने की कोशिश करते हैं तो ब्रेविटी खत्म हो जाती है। अगर सिंपल या कंसाइज लिखने की कोशिश करते हैं तो फिर एसेंस तो उसका मर जाता है। किस तरह मैनेज किया जा सके दोनों को? सही हो गया, बस आप इतना डेप्थ में जाएं कि हर पॉइंट को बस आप इतना एक्सप्लेन करें कि उसकी कोई रीजन दे दें, कोई एग्जांपल दे दें, कोई स्टैट दे दें, बस ज्यादा उसकी डेप्थ में ना जाएं। बस आपने उसको बताना है कि ये वाला पॉइंट है, उसकी ये एग्जांपल है, ये स्टैट है, ये रीजन है, ठीक है, बस। और ज्यादा डेप्थ में ना जाएं, ठीक है। सिर्फ अगर आप देखें, सिर्फ अगर आप पॉइंट्स लिख देते कि दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, तो वो आपकी एक तरह से रिपोर्ट हो जाती। अगर आप एक पॉइंट को पकड़ के उसको बहुत ज्यादा उसकी डेप्थ में जाते, जैसे हाउ पीपल केम आउट ऑफ पॉवर्टी थ्रू ग्लोबलाइजेशन, अगर आप इसी की बहुत ज्यादा डेप्थ में जाते तो वो भी ठीक नहीं। तो ये एक बैलेंस है कि आप हर पैराग्राफ को बस उसकी एक दो एग्जांपल्स, एक दो स्टैट्स, बस ये बताना है, ठीक है, इतना ही डेप्थ में जाना है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये हर दफ़ा यही होता है ना, लाइक एग्जाम से के शुरू होने से पहले थोड़ा सा मार्केट में चल रहा होता है कि ये ऐसे इंपॉर्टेंट है और ये आ सकते हैं एक्सपेक्टेड टॉपिक। तो हम खुद से भी यानी थोड़ा एवेल्युएट करते हैं पास पेपर या मतलब अकेडमी से पता चल गया इधर उधर से, या जैसे आपने भी कुछ नॉमिनेट कर दिया कि ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं या टॉपिक्स हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कितने टॉपिक जो है ना वो हिट कर जाते हैं? लाइक अगर हम 5-6 करते हैं, जैसे इस दफ़ा डेमोक्रेसी चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, या इस तरह से। बिल्कुल, मैंने तकरीबन 5-6 मैंने मेन थीम्स आइडेंटिफाई की थी, ठीक है। जैसे मैंने किया था डेमोक्रेसी, ठीक है, यही वुमेन एम्पावरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, इस तरह के मैंने 5-6 थीम्स आइडेंटिफाई कर लिए थे। और हर थीम के ऊपर मैंने 2 से 3 डायमेंशंस के ऊपर मैंने आउटलाइंस बना ली थी, ठीक है। तो यानी 6 3 18 आउटलाइंस का आपके पास तकरीबन डाटा हो पड़ा, ठीक है, और 6 थीम्स का आपको पता हो, ठीक है, कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, क्लाइमेट चेंज क्या होती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, ठीक है। और जैसे आजकल के टॉपिक चल रहे हैं, यूएस चाइना कोल्ड वॉर चल रही है ग्लोबल इश्यूज में, ठीक है। तो इस तरह की आपको चीजें पता हो। ठीक हो गया जी, टाइम काफी ओवर हो गया, लेकिन मैंने कहा आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो होपफुली आपको अच्छा समझ आया होगा। तो बाकी जो हमारा रिमेनिंग है इंशाल्लाह हम उसको कल सेम टाइम 8 से 9 बजे कवर करेंगे। तो सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।